आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसमें दो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस होती है जो हेल्प करती है मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में स्मूथली। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, बताते हैं मैनेजर्स को कि हमें प्लान, डिसीजंस और वर्क को कैसे करना है एम्प्लॉयज के साथ मिलजुल कर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कह सकते हैं बेसिक रूल्स है और गाइडलाइंस है जो हेल्प करती है मैनेजर्स की रन करने में ऑर्गेनाइजेशन को इन ए प्रॉपर वे। प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करते हैं मैनेजर्स को कि उन्हें प्लान करना चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए और वर्क करना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो सके। उसके बाद आज हम हेनरी फ्योल के बारे में बात करते हैं। हेनरी फ्योल को फ्रेंच इंजीनियर और मैनेजमेंट थिंकर कहा जाता था और उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया था मैनेजमेंट को इन ए सिस्टमैटिक वे और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अलावा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जो हम आज पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड ट्रिक के साथ। तो मैं आपको आज ना 14 प्रिंसिपल सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि इनको याद भी करवाऊंगा। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसके नाम से ही पता लग रहा है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को डिवाइड कर देना। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें टास्क करने हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एम्प्लॉय वो वर्क कर सके एफिशिएंटली और इससे उसकी इंक्रीज हो स्पीड और एफिशिएंसी। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को डिवाइड कर देना इनटू स्मॉल पार्ट्स ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और स्पीड इंक्रीज हो सके। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें एम्प्लॉयज को राइट देना चाहिए टू गिव ऑर्डर्स, यानी हमें उसे राइट देना चाहिए कि वो ऑर्डर दे सके और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। या मान लो अब आपने किसी को राइट दे दिया कि आप ऑर्डर दो बट उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे, यानी आप उसको पावर तो दे रहे हो पर जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या वो अपनी पावर का यूज कर पाएगा? वैसे ही आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तूने ये काम करना है बट आप उसको पावर ही नहीं दे रहे वो काम करने की, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि पावर यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि रूल्स को फॉलो करना। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स होते हैं उन्हें एम्प्लॉयज को फॉलो करना चाहिए और रेगुलेशंस को भी और मेंटेन करना चाहिए प्रॉपर बिहेवियर। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि जो भी एक एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है ऑर्डर उसको सिर्फ एक मैनेजर से रिसीव करने चाहिए। ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय को काफी सारे बॉस हो, काफी सारे उन्हें ऑर्डर दे रहे हो, इससे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स को मैं ऑर्डर दूं, आगे कोई और टीचर्स भी ऑर्डर दे, तो क्या आप सारों की बात मान पाओगे? आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले किसका काम करे। इसलिए 1 बाय 1 ऑर्डर देना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सारे काम प्रॉपरली हो सके। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल यही कहता है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए ताकि अवॉइड हो सके कंफ्यूजन। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि सारों का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, यानी सारे एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए काम करने चाहिए। ये कहता है कि पीपल जो भी काम कर रहे हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सभी को फॉलो करना चाहिए 1 प्लान एंड 1 लीडर, यानी कि 1 प्लान होना चाहिए एंड 1 लीडर होना चाहिए और सारे उसी की तरफ काम करने चाहिए। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि सारों का
ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपना गोल अचीव करें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे ही ना। उन्हें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में सोचना चाहिए और फिर अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट से बड़ा नहीं है। पहले एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए और फिर खुद के बारे में। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको बदले में सैलरी, वेजेस कुछ तो आप प्रोवाइड करोगे। तो इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज को वेजेस मिल रही है, ये सैलरी मिल रही है, वो फेयर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर वो ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर रही है तो उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो भी हम सैलरी एंड वेजेस दे रहे हैं वो फेयर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो जितना काम कर रहा है उसके लिए उसको सैलरी कम मिल रही है। उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए और अगर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारे डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल कर रहा है और बाकी लेवल्स को उन्हें सिर्फ फॉलो करना पड़ रहा है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सभी लेवल्स को पावर दे दी कि वो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल क्या है, ना ही पूरी सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना ही पूरी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ना ही पूरे गोल्स टॉप लेवल डिसाइड करे और ना ही पूरी पावर दो आप मिडिल और लोअर लेवल को कि वो खुद डिसीजन ले सके। इसमें कहता है कि सारी कोऑर्डिनेशन से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक चैन होनी चाहिए जिसके थ्रू सारे काम करेंगे या कम्युनिकेट कर सकेंगे। जैसे टॉप लेवल मिडिल लेवल वालों को बताएगा और मिडिल लेवल लोअर लेवल वालों को। अब आप बताओ इसमें क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं? ये बेनिफिशियल भी है पर इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। इससे क्या हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। जैसे अगर लेवल सी वालों को लेवल ए से बात करनी हो, यानी कि लोअर लेवल वालों को टॉप लेवल से, तो वो क्या पहले मिडिल लेवल को बताएंगे और मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर। जैसे कि ये आप घर पे भी प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, आपके मदर कहते होंगे कि सारी चीज प्रॉपर अपनी जगह पे रखा करो, कोई चीज इधर उधर ना किया करो। ये प्रिंसिपल भी कहता है कि हर पर्सन और रिसोर्सेज को अपनी राइट प्लेस पे होना चाहिए ताकि वर्क हो सके स्मूथली। ये नहीं होना चाहिए कभी कोई चीज इधर पड़ी है कभी कोई चीज उधर पड़ी है और आपके एम्प्लॉयज चीजें ही ढूंढते रहे कि हमारा ये मटेरियल नहीं मिल रहा। हर पर्सन का और हर रिसोर्सेज का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ पे पड़ी है ताकि वर्क स्मूथली हो सके। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स को सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को वो ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है और किसी को कम प्रेफरेंस दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए किसी से मैनेजर ज्यादा काम करवा रहा है और किसी से कम काम करवा रहा है। सभी के साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, इक्वल ट्रीट होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कहते हैं मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद फेयरनेस एंड काइंडनेस, यानी कि सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर में, यानी कि जो भी आपको एम्प्लॉय काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में उसको फियर नहीं होना चाहिए कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। उसको एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आप काम करो आपकी जॉब पक्की है। उसको ये फियर नहीं होना चाहिए कि मेरी जॉब कहीं भी जा सकती है और अगर जॉब चलेगी तो मैं अपना घर कैसे संभालूंगा। अगर उसमें ये फियर होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सो मैनेजर का ये टास्क है कि वो एम्प्लॉयज को स्टेबल रखे और उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए फ्रिक्वेंटली।
उन्हें डर नहीं होना चाहिए कि हमारी जॉब चेंज हो सकती है। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, अपने एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना और उनसे आइडियाज लेना। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज दे सके और इनिशिएटिव और अपने काम पे ध्यान दे सके, यानी कि काम को ज़्यादा फोकस कर सके। अगर हम इनिशिएटिव यानी कि आइडियाज लेंगे हमारे एम्प्लॉयज से, तो हमें भी बेटर आइडियाज मिलेंगे। क्या पता वो कुछ ऐसे आइडियाज दे दे जो हमें बहुत अच्छे लगे और हमारे काम आए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें भी, एम्प्लॉयज को भी लगे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक आइडियाज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है स्पिरिट डी कोर्प्स। स्पिरिट डी कोर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी इंप्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, सारे कोऑर्डिनेशन से काम करे। ये प्रिंसिपल कहता है कि सारे इंप्लॉयज के बीच में यूनिटी होनी चाहिए और कोऑपरेशन होनी चाहिए अमंग इंप्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो यूनिटी और कोऑपरेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। तो हमारे 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि हमें काम को डिवाइड करना चाहिए इनटू स्मॉल पार्ट्स ताकि स्पीड इंक्रीज हो सके और एफिशिएंसी बनी रहे। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। यह प्रिंसिपल कहता है कि जिसे हम पावर देंगे यानी कि अथॉरिटी देंगे, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए, और जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसको हमें पावर भी देनी चाहिए। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल है उन्हें फॉलो करना चाहिए और एक प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि सारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि हमें किससे कमांड मिलेगी, किससे हमें ऑर्डर मिलने हैं, और अलग अलग लोगों से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। एक टाइम पर एक ही बॉस होना चाहिए जो उन्हें ऑर्डर देगा। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि सारे एम्प्लॉयज का सेम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और वो एक ही डायरेक्शन की तरफ जाने चाहिए, यानी कि सारों का गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। उसके बाद आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह प्रिंसिपल कहता है कि सबॉर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉयज को अपने इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए और फिर खुद के गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है जो उनको वेजेस एंड सैलरी मिल रही है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं हम, वो फेयर होनी चाहिए और एक्स्ट्रा काम के बदले उन्हें रिवॉर्ड भी देने चाहिए। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या है, डिसीजन पावर जो भी होती है वो टॉप मैनेजमेंट करता है और डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ना ही सेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, और डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बाकी लेवल्स को सारी डिसीजन मेकिंग की पावर दे दो। ये प्रिंसिपल कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस रखना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर सारे डिसीजंस लेने चाहिए। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रही है वो एक चेन में होनी चाहिए, यानी कि पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल। बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है कि सारे रिसोर्सेस और पर्सन एक ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी कोई रिसोर्सेज कहीं और रख दिया, कभी कहीं और, या कभी किसी पर्सन की एक जगह ड्यूटी है, कभी किसी अलग डिपार्टमेंट में। एवरी पर्सन और एवरी रिसोर्सेज की एक प्रॉपर राइट प्लेस होनी चाहिए ताकि काम हो सके स्मूथली। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वेलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि सारे एम्प्लॉयज के बीच में इक्वेलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को आप ज़्यादा प्रेफरेंस करो या अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और किसी को लेस प्रेफरेंस दे रहे हो, किसी से आप ज़्यादा काम करवा रहे हो और किसी से कम काम करवा रहे हो। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनमें फियर नहीं होना चाहिए जॉब लॉस का। उसके बाद आते हैं इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए, उनसे भी आप आइडियाज ले सकते हो डिसीजन मेकिंग के टाइम, ताकि आपको भी बेटर डिसीजंस मिल सके और उन्हें भी फील हो कि हम इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड फिर आता है स्पिरिट डी कोप्स। स्पिरिट डी कोप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए और कोऑपरेशन के साथ उन्हें काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आज ये प्रिंसिपल्स याद करवाऊंगा, तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, डैड आई सी यू यू क्रॉस। आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, डैड आई सी यू यू क्रॉस। चलो आज अब इसको देखते हैं। डैड के डी से बन रहा है डिवीजन ऑफ वर्क, ए से बन रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से बन रहा है डिसिप्लिन, आई से बन रहा है इनिशिएटिव, एस डबल ई सी के एस से बन रहा है स्केलर चेन, ई से बन रहा है इक्विटी, नेक्स्ट ई से बन रहा है स्पिरिट डी कोप्स, यू से बन रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट यू से बन रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्रॉस के सी से बन रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आर से बन रहा है रेम्यूनरेशन, ओ से बन रहा है ऑर्डर, एस से बन रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और नेक्स्ट एस से बन रहा है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है कि डैड आई सी यू यू क्रॉस। सो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिक रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होती है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में रन करने के लिए। उसके बाद हमने आज हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा। हेनरी फ्योल कौन थे, एक फ्रेंच इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थिंकर थे और इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और उसके अलावा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे। उसके बाद हमने 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं और इसकी एक ट्रिक भी देखी है जो कि है डैड आई सी यू यू क्रॉस। डैड के डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट डी से डिसिप्लिन, आई से इनिशिएटिव, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ई से स्पिरिट डी कोप्स, नेक्स्ट ई से इक्विटी, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट ई से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आर से रेम्यूनरेशन, ओ से ऑर्डर, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल और नेक्स्ट एस से स्केलर चेन।